नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। रचित खंडेलवाल जी देश के जाने-माने एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, देश के बहुत सारे जगहों से काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री और उस तरीके की चीज़ों में मदद करते हैं बेसिकली फाइनेंस को मैनेज करने में। और हमारे लिए एक खास शो जिसके अंदर में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस यानी हमारा फाइनेंस, हम उसको कैसे मैनेज करें, अपने पैसे को कैसे सँभालें, बचाएँ और बढ़ाएँ। उस शो में आज हम क्या-क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं रचित जी का। रचित जी, स्वागत है शो पे, नमस्कार सर। नमस्कार साहब और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और रचित सर, आज जिस तरीके की चीज़ें हमने पीछे सीखी और जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है दर्शकों का, वो बहुत अच्छा है और बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिल रहा है। अपने पैसे को सँभालना, अपने पैसे को बढ़ाना, बचाना, सारी चीज़ें समझ रहे हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? देखिए आज जो हम इतने टाइम से बजटिंग, फोरकास्टिंग और इनकम एक्सपेंस इन सब की जो बातें कर रहे हैं, उसका लास्ट एपिसोड आज हम करने जा रहे हैं क्रिएटिंग अ बजट एंड सेविंग प्लान। ठीक है, तो इस सेगमेंट का लास्ट एपिसोड है शो का, इस सीरीज़ का नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से बजटिंग और किस तरीके से सेविंग्स प्लान बनाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सर, कैसे बनता है? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम पिछले एपिसोड्स में भी बहुत बार बता चुके हैं कि हमको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को एक साथ कंपाइल करना होता है और उनको एक जगह लाके रख के हमको वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन फैलाना होता है। इसी से आपका बजटिंग का पूरा फॉर्मेट काम करता है। इसमें एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट देखनी होगी कि ये एक्चुअल फिगर्स में होता है सारा का सारा। मतलब यूजुअली आपने देखा होगा कि हम अगर कभी भूले भटके बजट की बात भी कर लेते हैं तो हम बहुत वेग फिगर्स पे बात करते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल मेरा 6,000 रुपए का लग जाता होगा और बिजली का बिल आ जाता है कभी 4,000 कभी 5,000 और खाने में बाहर इतने खर्चे हो जाते हैं। सो दैट इज अ वे कैलकुलेशन विच कैन नेवर वर्क आउट बिकॉज इफ बाय एनी विच वे इफ योर कैलकुलेशन इज नॉट टू एन एक्यूरेट लेवल, आपका पूरा का पूरा ये जो बजटिंग का कंसेप्ट है ये वहीं पे खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो आपके फिगर्स मेड बी इनकम मेड बी एक्सपेंस आपके एक्चुअल जो हो रहे हैं वही आने चाहिए। और इसको आप जब ये प्लानिंग कर रहे हैं इसको रेपिटेटिव चेक भी आपको रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि कई कबार हम भूल जाते हैं या कई कबार हम नहीं उसको उस तरीके से कर पाते हैं। तो हम एक बार लिख लिया उसके बाद वापस चेक कर लिया और एक्सपेंस साइड भी ये करना है, इनकम साइड भी ये करना है, क्योंकि कई कबार क्या होता है हम इनकम भी भूल जाते हैं। अब सुनने में तो बहुत फनी लगता है कि इनकम कैसे भूल सकते हैं, बट हमारे कई कई ऐसे पॉकेट से इनकम आ रहे होते हैं जो जैसे डिविडेंड पेमेंट है आज। अब डिविडेंड पेमेंट आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका कितना टेंटेटिव डिविडेंड पेमेंट है, बट एट द टाइम आप जब वहां बैठ के ये सब कैलकुलेशन लगा रहे हैं वो आपका दिमाग से निकल गया। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मेड बी योर बैंक स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, एंड सिमिलरली एक्सपेंस साइड भी आपको अपना पूरा वो कैलकुलेशन करना होता अब है। ये कह रहे हैं कि चीज़ें हवा में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा मुश्किल काम हो सकता है, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि इस तरीके से हिसाब रखना थोड़ा उनके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता या उसकी आदत नहीं होती है। लेकिन इतना मुश्किल है नहीं और आज की तारीख में जिस तरीके के ऐप्स हैं, जिस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं आपके हाथ में, फ़ोन में आपके पास इस तरीके की एक शीट हो सकती है जो कि आपने खोली हुई है और बहुत आसान सा काम है या आपने कुछ अगर तरीके जैसे मैं कुछ एक जुगाड़ तरीके इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने एक कार्ड रखा हुआ है और इस कार्ड से मैं ये सारे एक्सपेंसेस करता हूँ। तो मैं अब उसको लिखूँ अलग से या ना लिखूँ, लेकिन वो कार्ड मेरे लिए उसका जो स्टेटमेंट आता है वो मुझे बता देता है कि मैंने पेट्रोल कितना-कितना डलाया है या मैंने और कौन-कौन सी चीज़ें खर्च करी हैं। तो उस तरीके से एक एक वहाँ पे एक मेरे पास एक लॉग एक बनना शुरू हो जाता है, जिससे मेरे को पता है कि मेरा महीने में पेट्रोल पे अगर मैं उस कार्ड का स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास कार्ड पे मतलब पेट्रोल पे कितना खर्च हम्म। किया। तो ये एक तरीका, एक टिप है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ और बाकी लोग अपने-अपने तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं और नहीं तो एक सिंपल एक्सेल शीट आपने खोल ली और वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो। तो एक तो वो खर्चे वाली चीज़ हम्म। जो आप कह रहे हैं। क्योंकि अब फिर वही बैक टू बेसिक्स की इसका सबसे बेस जो है फंडामेंटल है वो डेटा है, नंबर्स हैं। वो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, हम्म। उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो उसमें आपको वैसे लगेगा कि ये कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन कहीं न कहीं हर चीज़ को एक एस्टिमेशन के साथ में, नंबर्स के साथ में कहीं डाल सकते हैं। तो अगर लगे कि मैंने तो
किसी महीने मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है, किसी महीने कम चलती है, सबका अपना-अपना हो सकता है। कुछ लोग का फिक्स्ड होगा कि डेली ऑफ़िस जाते हैं, वापस आते हैं, उसी गाड़ी से जाते हैं, इतना ही खर्च तो कम से कम ये तो होता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आपको कहीं एक अंदाज़ा मिलना शुरू हो जाता है कि वेरिएशन कितना है और कितना नहीं है। और वही चीज़ इनकम साइड में है और वो इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं जैसे डिविडेंड, और डिविडेंड में कई बार होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है जो आपको डिविडेंड देने वाला है और कितना देने वाला है, ये तो वैसे ही नहीं पता होता है किसी को। तो कभी कहीं कुछ छोटा सा अमाउंट कम शेयर्स थे, 200 रुपए, कहीं 500 रुपए, कोई 2000 रुपए, कोई ऐसा वाला चीज। तो वो उस तरीके की चीजें इनकम में है जो कि आप, और क्योंकि छोटे अमाउंट्स हैं और बहुत रेगुलर नहीं है और फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे वाला स्कीम है कैशबैक जैसी कोई चीज है कि हर साल या आपको या 6 महीने में इतने पैसे, वो नहीं है। तो इसलिए कई बार वो भी मिस होता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस मिस होता है, इनकम भी मिस होता है, और उन दोनों चीज़ों को अगर हम ठीक से कहीं एक लिखना शुरू कर दें तो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये पहला स्टेप होगा। सर देखिए, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप जब इसको कहीं भी नोट डाउन कर रहे हैं, मेड बी ऐप, मेड बी ऑन एक्सेल शीट और मेड बी ऑन पेपर, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने इनकम के भी हेड्स बना लीजिए और एक्सपेंस के भी हेड्स बना लीजिए। जैसे इनकम में मान लीजिए कि आज आपने अपनी बिज़नेस इनकम या सैलरी इनकम, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी भी आ रही होती है और उनका कहीं और से भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, तो आपने उसका एक हेड बना लिया। फिर आप मान लीजिए कि आपके इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है, मेड बी सम रिटर्न फ्रॉम योर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और सम डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड दैट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू, और जो अपन डायरेक्ट डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से इनकम आपने एक अलग हेड बना दिया। और क्योंकि हम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड में एक और चीज ये होती है कि कई कबार 2 लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, बट उसमें हमको एक्यूरेटली पता ही नहीं है कि वो अर्निंग, तो लोग, नंबर ऑफ पीपल एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे करके आपने एक अपना उस साइड बना लिया। और जब एक्सपेंस साइड की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस में भी आप ऐसे ले लीजिए कि एक तो आपने पूरे हाउस होल्ड का बना दिया, फिर आप जैसे अब आप ये एक्सपीरियंस भी करेंगे कुछ टाइम बाद कि आपने अपने बच्चे के नाम का एक हेड अलग क्रिएट कर दिया है। स्कूल फीस इतनी जा रही है, ट्यूशन फी इतनी जा रही है, स्पोर्ट्स अकेडमी में इतना जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में इतना जा रहा है। सो इंडिविजुअल्स को भी आप पूरा डिमार्केट करके, और अगर उसको करेंगे तो इट इज मोर सिंप्लीफाइड रादर देन सिटिंग एंड टॉकिंग कि अच्छा ठीक है, पेट्रोल, रेंट, स्कूल फी। नो, यू पुल आउट अ पर्सन आउट ऑफ ईच फैमिली दैट यू आर लिविंग इनटू, और उनका हेड्स, फिर घर की मेंटेनेंस और वो सारा, तो उससे क्या होता है, आपको मिस आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, एक तो डेटा, जो जितना ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया वो इम्पोर्टेंट है, और उसको साथ ही साथ आपने कैटेगराइज भी ठीक से कर दिया बिल्कुल। कि ये किस हेड में जा रहा है, ये क्या चीज़ है। हम्म, और वही बच्चों वाला है वो भी ठीक है, कम से कम आप आगे चल करके उनको बता सकते हैं कि कितना पैसा आपने उनके ऊपर में इन्वेस्ट किया है। बशर्ते ये ना हो कि आप लड़के के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो एक्सपेक्ट करें कि उसकी शादी में मिलेगा, या लड़की के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये ना हो कि आप कहें कि हम इतना पैसा तो हम ऑलरेडी इस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इसलिए नहीं, लेकिन आपके पास एक चीज़ें क्लियर रहे कि हाँ ये किस किस चीज़ में, किस हेड में कौन सा पैसा, चाहे वो इनकम साइड हो चाहे वो एक्सपेंडिचर साइड हो। जी। इसमें एक और चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्लानिंग में एक तो एक्चुअल फिगर्स हमने बोल ही दिए, इसके साथ साथ क्या होता है, हमको एस्टिमेशन भी लेके चलने होते हैं। कई बार एस्टिमेशन क्यों लेके चलने होते हैं कि आपको एक टेक्निकल आइडिया ये भी होता है कि आने वाले टाइम में हमारा ये पर्टिकुलर एक्सपेंस है जो होने वाला है, तो आप एस्टिमेशन को भी इसी पर्टिकुलर चीज में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि आप नेक्स्ट ईयर अपनी बजटिंग कर रहे हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर बजटिंग, यू नो दैट इन कमिंग 6 months डाउन द लाइन my son would start going to the school, so it is not part of your current expense, but eventually it will happen in 6 months down the line. सो यू पुट दैट एक्सपेंस ऑल्सो, मतलब ऑफकोर्स 6 महीने बाद ही आप उसको कैलकुलेट करेंगे, बट वो आप अपने जो एस्टिमेशन हैं उनको भी पहले ही डाल देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो एक्सपेंस है आपने उसके हिसाब से अपने इनकम के हिसाब से एक्सपेंस कर रखे हैं और वो एकदम से आ जाए तो यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम कर रहे हैं, उसमें आने वाले जो हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं उसको उसको भी हम पहले ही ऐड कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एस्टिमेशन और वाली चीज़ें कर लें कैलकुलेशन कि, और शायद अगर ठीक से बैठेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाएँगे कि आने वाले समय में किसके बर्थडेज़ आने वाले हैं, क्या-क्या पार्टीज़ आपको करनी है, या क्या-क्या और खर्च उस तरीके की चीज़ें हैं, या इवन ये वाले जो बड़े खर्चे हैं और वो वाले, तो कहीं तो आपको एक ट्रैजेक्टरी अपने लाइफ़ की, तो ये सिर्फ फाइनेंस नहीं है, सब कुछ है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ फाइनेंस पे ही डिपेंडेंट है। तो आप लाइफ़ में जो कुछ करने जा रहे हैं,
उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इनकम साइड पे हो चाहे एक्सपेंडिचर साइड पे हो। अगर आप कमाने जा रहे हैं तो भी आपको पता है क्या वो आपको मालूम होगा या कहीं टारगेटिंग होगी कि आपको यहाँ पे इतने पैसे और मिलेंगे, चाहे वो आपका कोई बोनस हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ और होता होगा कि आपको कंपनी हर साल ये देती है, 6 महीने में ये देती है, या बिजनेस में तो आपको पता है कि आप इस टाइम पे आपको ये एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, अच्छी कमाई होती है, ये फेस्टिव सीजन है या जो भी। और वही एक्सपेंडिचर साइड में भी है कि एस्टिमेशन, तो फ्यूचर भी हम इसके अंदर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, कैलकुलेट बिल्कुल। कर लें, उतना अच्छा है। अब इसमें सर एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि आप इसको ऐसे समझिए, टाइम पीरियड भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब हम ये देखें कि हम किस टाइम पीरियड के लिए वो पर्टिकुलर बजट और सेविंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे अपना क्वार्टरली बनाने में, कुछ होंगे हाफ ईयरली बनाने में या ईयरली बनाने में, तो आपको उस टाइम पीरियड को भी एक महत्व देना होगा। क्योंकि टाइम पीरियड जब आपके पास आ जाता है तो थिंग्स बिकम मोर सिंपलर कि आप कितने टाइम तक के लिए सेम बजट को फॉलो करने वाले हैं। एंड नॉट दैट कि आपने आज अगर अपना बजट बना लिया है तो आने वाले 3 साल भी आप उसी को फॉलो करते रहेंगे, नहीं। फॉर एवरी टाइम पीरियड दैट यू आर सीइंग इन योर फ्यूचर, यू नीड टू हैव द बजट प्लान ओनली फॉर दैट टाइम पीरियड। जैसे ही वो टाइम पीरियड क्रॉस होता है, यू नीड टू रिविजिट द एंटायर डेटा अगेन। जो जो अमेंडमेंट्स हैं, जो जो चेंजेस हैं, वो आपको करने होंगे। और उसके बाद आप अपने जो नेक्स्ट हाफ ईयरली, ईयरली या क्वार्टरली क्रिएट करना चाह रहे हैं प्लान, वो उस डेटा से आगे क्रिएट कर और सकते मुझे हैं। लगता है पर्सनल फाइनेंस के अंदर में जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, तो वहाँ ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि बिजनेसेस के लिए जहाँ कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करी जाए जो हुआ है, वहाँ पे तो इन सबको मैनेज करने के लिए बहुत लोग होते हैं, प्लस स्कोप ऑफ इनकम ग्रोथ वो भी बहुत बड़ा होता है। तो वो हो सकता है कि उनके लिए बहुत आसान हो चीज़ें, बड़ी चीज़ें कि बड़े खर्चे आएंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इनकम भी बढ़ चुकी होगी कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, कंपनी आगे चलती है, तो धीरे धीरे वो खर्चे कम या उतने कहीं आकर के स्टेबलाइज हो चुके होते हैं, क्योंकि सबसे पहला कैपेक्स लगता है, शुरुआत में खर्चा ज़्यादा कंपनी सेटअप करने का ये वो, लेकिन इवेंचुअली आप खर्चे तो एक फिक्स से आ चुके होते हैं, कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो चुके होते हैं, इनकम की ग्रोथ बड़ी आने लगती है, आ सकती है। इंडिविजुअल्स में ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल्स में इनकम आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही लिमिटेड सी होती है, बहुत कम स्कोप होता है उसके ग्रोथ का, और बहुत ही कभी कभी होता है। हाँ। हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है आपकी जॉब, आपकी कंपनी और बहुत सारी और प्रोफाइल और सारी चीज़ों पे। आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपकी कहीं ना कहीं इनकम साइड बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर आपने ये थोड़ा लंबे समय का कैलकुलेशन नहीं किया, तो गाड़ी पटरी से उतर सकती है, बहुत मुश्किल आ सकती है। बिल्कुल, मतलब वही चीज़ है कि आपको अपने पर्सनल, अब जैसे आप बता रहे हैं जॉब्स, अब आप किस किस्म की जॉब में हैं, आपका किस तरीके का वेरिएबल्स आते हैं उसमें, या आपके इन्वेस्टमेंट्स किस किस्म के हैं, उनका पेमेंट्स आपके पास किस किस्म से आता है, तो आप अपने ही पूरा का पूरा इनकम और एक्सपेंस किस टाइम ड्यूरेशन तक एक वो वेरिएबिलिटी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है, उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं डालना चाहूँगा, जब आपने बर्थडे और पार्टीज़ की बात करी, तो सर इसमें हम इन्फ्लेशन को कभी ना भूलें। मतलब आज चाहे टमाटर हो चाहे प्याज़, हमने देखा है कि उसने हमारे हाउसहोल्ड बजट को हिलाने में भरपूर कोशिश करी है, टू सम एक्सटेंट करी भी है। अब ये जो टमाटर, प्याज़, बर्थडे पार्टीज़, इनके लिए हमको एक अलग फंड भी हमेशा रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। तो जब आप इस बजट को बना रहे होते हैं, अपनी इनकम, एक्सपेंस, उससे डिराइव होने वाली सेविंग्स तो आप निकालते ही निकालते हैं। एक कंटिंजेंसी फंड के लिए भी एक अलग एलोकेशन आप करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं फ़ोकस करता हूँ अच्छी चीज़ों पे या पॉज़िटिव साइड पे या ग्रोथ साइड पे, लेकिन साथ ही साथ आप उसको बैलेंस करते चलते हैं। जब मैं कहता हूँ कि ₹200 कम भी तो हो गए सिलेंडर के, तो आप कहते हैं कि प्याज़ और टमाटर महँगा भी तो कितना हो गया। तो वो ठीक है, लेकिन ये और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है जो कि आपका सारा बजट बिगाड़ देती है। और अक्सर हम वही वाली खबरें और वही वाली हेडलाइन्स देखते हैं कि प्याज़ के दामों ने बिगाड़ा किचन रसोई का बजट, या टमाटर के दामों ने बिगाड़ा बजट। और इस बार तो इस लेवल तक गई ये चीज़ें कि जब बड़ी-बड़ी चेन्स, मल्टीनेशनल चेन्स, उन्होंने तक ने बर्गर में से टमाटर बाहर निकाल दिया। तो उस हद तक चीज़ें बिल्कुल। हो सकती हैं और इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में तो निश्चित रूप से कर ही सकती है। तो उसको भी, और उसको आप कह रहे हैं कंटिंजेंसी फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसा हमारे पास होना चाहिए, या सिर्फ़ कंटिंजेंसी की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं सर, वो मतलब कंटिजेंसी फंड जो है, वो फंड आपको अपना एक पैसा ही एलोकेट करके अलग से रखना होता है।
ताकि अगर आपके कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, मतलब वो हम जब और आगे स्टडी करेंगे तो उसके बारे में करेंगे, बट इनिशियली मैंने आपको कंटिजेंसी फंड के बारे में क्यों बता दिया, बिकॉज ये एक ऐसा पैसा होता है जो आपको अलग से एलोकेट करके रखना ही होता है अपने पास व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग दिस बजट। ठीक, तो ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कभी भी कोई ऐसी समस्या आ सकती है जिसकी वजह से, अब वो पर्सनल भी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, क्योंकि कई बार घर में कुछ ऐसी चीजें आपको नहीं पता और कोई ऐसी चीज, कोई नया खर्चा, कोई सामान आपका बिगड़ गया और पता चला अब इसके रिपेयरिंग में, तो आपके बजट में कहीं नहीं था कि आप एक नया फ्रिज लाएंगे, क्योंकि आपके पास फ्रिज चल रहा था, लेकिन अब वो ऐसा खराब हुआ और अब मैकेनिक ने आके कह दिया कि अब ये तो जितने में रिपेयर होगा उतने में तो नया आ जाएगा। अब ये कंटिजेंसी ही है, तो बिल्कुल किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी घर के लिए ये कंटिजेंसी हो सकती है, और लेकिन कुछ वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि बाहर से अगर दाम बढ़ गए चीज़ों के तो भी कंटिजेंसी है, तो उसको भी हमें फैक्टर लेकर के चलना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ सर एक चीज और भी देखिएगा कि सेविंग का अमाउंट जब आपका निकल के आ जाता है इसमें, उसी हिसाब से फिर हम आपके गोल का डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसी बजट में वो आ जाता है जब आपने अपने इनकम निकाल ली, अपने एक्सपेंस निकाल लिए, और इसके साथ साथ आपने अपना गोल का कैलकुलेशन कर लिया, उसी प्रोपोर्शनेट फिर आपका सेविंग अमाउंट निकल के आता है। अब मैं ये बात आपको फिर से बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के पीछे आप पड़ जाते हैं, बट सर ये होता कैसे, ये होता ऐसे है कि अगर आपका सेविंग का अमाउंट इनएडिक्वेट दिख रहा है हमको, तो हम आपके पहले टारगेट करेंगे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस को, कि कहीं ना कहीं अगर आपको गोल अचीव करना है और उसका टाइम ड्यूरेशन, आपका एक स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन आपने डिसाइड कर लिया, देन ऑफ कोर्स योर, बिकॉज इनकम जैसे कि आप बताए कि इंडिविजुअल के केस में बहुत कम होता है कि हम ट्वीक अप ट्वीक डाउन कर सकें, मगर हाँ जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है उसको तो हम भली भांति तलवार चला सकते हैं उसके ऊपर। तो हम फिर सेविंग्स भी इसी में कैलकुलेट करते हैं जो आपके गोल्स के लिए होती है, एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद दैट देन योर जो है आपकी पार्टी और वो सब, वो तो इम्पैक्ट होगी सर। तो ये बजटिंग है जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं, और एक सेविंग्स का अमाउंट, एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, बनना चाहिए, यानी इतनी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। और उस सेविंग को अगर और बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने पूरा एक जो बजटिंग बना लिया, पूरा एस्टिमेशन बना दिया, और आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास सेविंग्स इतनी होनी चाहिए और अभी अगर कम दिख रही है और उतनी नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहली तलवार जो है वो आपकी खुशियों पे चलेगी, जो छोटी छोटी सी डेली की खुशियाँ हैं, वहाँ पे आप वो तलवार चला करके आप उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि वो ही कम करी जा सकती हैं, तो ठीक है। अब उसके अलग भी तरीके हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स को अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो कई बार हो सकता है कि आप उन खुशियों को थोड़ा अलग तरीके से कर लीजिए, रेस्टोरेंट में ना जा करके आपने वो पार्टी घर पे कर ली, आपने बाहर से खाना ना मंगा करके खुद बना लिया, कुछ और चीज़ है जहाँ पे आपने उस बड़े बिल को नीचे ले आए, या फिर फाइन डाइनिंग ना जा करके आपने कुछ क्यूएसआर या उस तरीके के किसी उस पे आप आ गए, तो वो भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आप बड़ा सा प्लेटर और बड़ी सी थाली और मुगलाई और ये वो फाइन डाइनिंग में जाएं, आप 2 बर्गर से भी पार्टी कर सकते हैं। तो उस तरीके की चीज़ है कि कहाँ पे कॉस्ट कटिंग जैसी चीज़ जब कंपनीज में करते हैं तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी करके, क्योंकि ये गोल्स हैं जो कि मीट होने चाहिए, और एक बार ये हो जाते हैं तो क्या होता है सर? सर अभी तो मैं ये ज़रूर समझ पाऊँगा कि अब ये जो है अलग जगह कॉर्नरिंग जा रही है। मैं आपकी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, आप मेरी मुगलई थाली पे आ गए हैं। बट हाँ सर, एज़ इट इज़ देयर इन प्लेस कि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ आप देखिए कि सेविंग का एक और पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, कि सेविंग जो भी आप प्लान कर रहे हैं, ऑलवेज़ मेक श्योर कि वो आपके अकाउंट से पहले ही हर महीने चली जाए। इसके पीछे कारण कि चाहे मुगलई थाली हो या पार्टी, अगर उसने आपके सेविंग अमाउंट के अंदर ब्रीच करके और आपके उस मंथ को खराब कर दिया है, दैट शुड नॉट बी द केस। आपने अपने डिस्क्रिप जो इम्पोर्टेंट जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं वो आपने सारे निकाल दिए, जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं आपने सेविंग निकाल दी, और ये सेविंग जो है वो जैसे ही आपकी सैलरी आए, वो आपका एसआईपी में आप कर रहे हैं या जो भी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू आर लुकिंग एट, यू शुड ऑलवेज पुट दैट मनी प्रायर बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको वहां पे इन्वेस्ट कर दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पर्टिकुलर बजट की, क्योंकि द अनदर एलिमेंट कैन डिस्टर्ब इट। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी और कई बार ये वाली चीज़ सुनने में आई है। और जो नॉर्मली प्रचलित जो एक तरीका है हम लोगों मैं देखता हूँ जो इंडियन सिस्टम में, या बहुत जगह होगा और पता नहीं, लेकिन एक नॉर्मली क्या होता है कि हम ये करते हैं कि ये इनकम है, इसमें से ये खर्चे निकाल दी, अब जो बचा है ये हमारी सेविंग है। लेकिन
ये जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं और जो एक्चुअल तरीका है जो होना चाहिए वो इसका ठीक उल्टा है। हाँ। जिस पे भी रचित जी एम्फोसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले सेविंग्स निकलेगी, ये पैसा अलग हट जाएगा, अब जो बचा है ये आपका पैसा है, इसमें से आपके खर्चे निकल रहे हैं। और ये इसलिए भी बहुत अच्छा है जब मैंने इसको वैसे सोचना शुरू करा प्रैक्टिकली और याद करना की कोशिश तो खैर मुश्किल होता थी, लेकिन ठीक है। उसके अंदर में तब पता चलता है आपको एक्चुअली कि आपका बजट क्या है। बजट का मतलब ये है कि जैसे भाई शायद हम पहले भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब पहली जॉब लगती है किसी यंगस्टर की और उससे पूछा जाता है कि अब तुमको इस हो सकता है इसके पास इसके साथ में रूम लेना पड़ेगा या गाड़ी लेनी पड़ेगी इस जॉब को करने के लिए, आने जाने के लिए, या कुछ ऐसी चीजें कोई भी खर्चा है, या मोबाइल फोन लेना पड़ेगा, कितने का ले सकते हो वो डिसाइड करता है अपनी सैलरी से। एग्जैक्टली। तो अब तो मेरी इतनी सैलरी है, तो या तो एक बार में या वो वाला हर महीने रेंट कितना दे सकते हैं, तो इतना दे सकता हूँ क्योंकि मेरी सैलरी 20,000 रुपये, तो आराम से मैं 15,000 तो दे सकता हूँ, 5,000 रुपये मेरा खाना पीना हो जाता है। लेकिन वो सारी चीजें गलत है, वो कैलकुलेशन, वो तरीका गलत है, सीक्वेंस गलत है। बेसिकली वहां पे होना ये था कि पहले हमारा इतना पैसा चला जाएगा सेविंग्स में, अब ये पैसा बचा है, इसमें से आपको क्या क्या खर्चे करने हैं, और वो भी वही वाली चीज आप जो लिस्ट जहाँ से शुरू करते हैं, तो वो शायद इन जनरल क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की बड़ा अभाव है इस देश में, तो वो भी एक समस्या है। और उसको ही सुधारने के लिए ये प्रयास है, ये जो सीरीज है जहाँ पे हम ये वाली चीज समझते हैं कि किस तरीके से हम उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसको सीधा करने की जरूरत है। सबसे पहले सेविंग्स निकलेगा, उसके बाद आपके जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हाँ। होते हैं वो निकलेंगे, तब आखिरी में जो बचेगा उससे आप डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कर कर सकते ठीक है हैं। सर, अब बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है जान के। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो हम बात कर रहे थे तो आपने एक चीज और बताई थी, सेविंग्स में क्या ऐसा भी हो सकता है कि गलती भी हो सकती है यहीं पे। सर सेविंग में हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बहुत उम्दा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कई कबार क्या होता है कि हम जैसे एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा बात सुन के, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आके क्या होता है कि कई कबार ओवर सेविंग भी होने लग जाती है। अब ये ओवर सेविंग जो है, ये ओवर सेविंग भी आई मीन, यस आई एम सेइंग दिस, और यूजुअली मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, बट मेरे कुछ केसेस में ऐसा हुआ वेरिन वो अपनी सेविंग्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को इरेडिकेट करना और एक बहुत ही मंडेन लाइफ जीना चालू कर दिया, विच आई नो मैं यूजुअली नहीं बोलता हूँ, बट इट इज नॉट गुड फॉर योर ओन लाइफ, योर लाइफ स्टाइल, योर मेंटल हेल्थ। तो सर ये कैसे, एक और ये सेविंग का भी एक आप कैलकुलेशन ऐसे देखें कि आपने अपने पहले पूरे गोल्स निकाल लिए हैं, और गोल्स के बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए थ्रू दोज फॉर्मूलाज ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, वो जो टाइम वैल्यू वाला एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस भी किया था, तो उससे आप अपना कैलकुलेशन निकाल के देख सकते हैं कि आपको कितने फंड को सेव करने की जरूरत है, और फिर आपको उतनी ही सेविंग करने की जरूरत है, उसके ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आप जो लाइफस्टाइल है, जो आपका आसपास के लोग हैं, सब कुछ है, अगर आप एक्सट्रीम सेविंग में ही चले जाते हैं कि आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी और फिर भी आप मेट्रो की लाइन में जाके लग रहे हैं, डोंट डू दैट, डोंट रूइन योर लाइफ। आपने सेविंग का गोल कैलकुलेशन निकाल लिया, उससे अपनी सेविंग निकाल ली, फिर बाकी जिंदगी तो पर्सनल चॉइस हो सकती है, बहुत सारे और एलिमेंट्स हो हाँ। सकते हैं कि ठीक है कि आप इसलिए नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि पैसे बचाने हैं, लेकिन आप इसलिए यूज कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए ये फ्रेंडली है। वो सारी चीजें अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जब आप लग्जरी छोड़िए, कंफर्ट भी आप कहीं ना कहीं हाँ छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ते या हैं लोग। अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहा जाए उसको आप खराब कर रहे हैं, या उसको उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हाँ कह लो, कि जो कि नहीं जरूरत है करने की। तो वो वाला ये पिछली जनरेशन में काफी ज्यादा होता बहुत था था। जहाँ तक है, और उसका हैंगओवर भी कई सारे अभी बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ एक लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ पे मुझे दिखता है कि शायद ये ओवर सेविंग होगा, कि ये कर सकते थे यार जिंदगी जियो। तो वो एक अलग एक्सट्रीम भी है, हाँ और ये एक अलग एक्सट्रीम भी है। और यहाँ पे काम आती है नंबर्स, बिल्कुल। आंकड़े, मैथ्स, कैलकुलेशन, एग्जैक्ट। क्योंकि जब आप पर्सनल फाइनेंस के अंदर में इन सब चीजों को करने के बाद में एग्जैक्ट अगर आप नंबर निकाल लेते हैं सेविंग, आपको ये पता है कि ये ऑप्टिमम है, बिल्कुल। तो ये नंबर होना चाहिए। इससे कम सेविंग है तो बहुत खराब है। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा की सेविंग ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए का मतलब ये कि ये नंबर तो अचीव होना चाहिए, हाँ इससे कम है तो खराब है, प्रॉब्लम है। तो ये बढ़ना चाहिए। लेकिन इससे बहुत ज्यादा हो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ना आपके बहुत सारे हेल्थ, हाँ मेंटल, फिजिकल से लेकर के फाइनेंशियल तक बहुत सारी चीजें कहीं ना बिल्कुल कहीं बैलेंस तो खराब हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अपने सेविंग कर रहे हैं या किस मोड में कर रहे हैं, वो सारी चीजें
और दूसरी चीज़ अगर उसको बड़े उस पे जाकर के देखें, बड़े लार्जर पिक्चर में, तो कहीं न कहीं इकोनॉमी को भी टच करता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने वो सारा पैसा बंद करके रखा हुआ है, तो भी देश के हित में नहीं हित है। में नहीं है कहीं न कहीं, क्योंकि आप चीज़ों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जो हुँ। सरकार कई बार इसीलिए कोशिश करती है या एक्स्ट्रा लिक्विडिटी डालती है, और हुँ। बहुत सारे बड़े देश इस समय बहुत सारा काम कर रहे हैं इस पे कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए। तो कहीं उसका तरीका या रीज़न यही है कि वो पैसा बाहर रहना चाहिए, निकलना चाहिए, आपके पास से भी निकल कर के लुटाना ज़रूरी नहीं है। हाँ। लेकिन कहाँ जाना चाहिए, चाहे वो खर्च हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, हुँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी सेविंग नहीं है। नहीं, नहीं इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ सर आपको कि ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक आइडल बॉडी वेट इतना होना चाहिए। तो वो आइडल के आसपास अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू गो ओवर द बोर्ड और अपने आप को हेल्दी करने के लिए या और ज्यादा चीजें नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें कि आज के टाइम में इफ बहुत एक बेसिक बात बताता हूँ आपको कि आप बहुत ही बेसिक फूड अगर खा रहे हैं एंड यू नॉट एंजॉइंग इट, आपके एंड कमिंग फ्रॉम मी फ्रॉम अ पर्सन हु सो फूडी, तो आपके पैलेट का एक एंजॉयमेंट जो आपको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ में भी आपको सुकून देता है, और जैसे कि आपकी पार्टीज आपको अनवाइंड करने के लिए खुशियाँ देती हैं, या मान लीजिए कि मेरी वो बाइक राइड्स होती हैं, तो ये करना भी आपको और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपकी मेंटल हेल्थ, और ये कैलकुलेशन अगर आप पूरा सही ढंग से देखें तो आप ऐसे देखें कि एक टाइम के बाद आप इतना ज़्यादा कट डाउन कर जाते हैं और आपकी लाइफ इतनी अलग डायरेक्शन में जाने लग जाती है कि फिर आपके लिए अपने बेसिक जो दिनचर्या है या बेसिक आपके काम जो होते हैं वो भी आपसे नहीं कर पाते हैं। तो डोंट गो ओवरबोर्ड एंड ऑफ कोर्स हमेशा दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं है। बिल्कुल। कहीं न कहीं वो बैलेंसिंग और उसका एग्ज़ैक्ट तरीका इसीलिए पर्सनल फाइनेंस है, राइट। जहाँ पे जो हमें सिखा देता है हुँ। कि बिल्कुल ऑप्टिमम नंबर क्या है, वो लेवल क्या है, कहाँ पे आपको रहना चाहिए, किन नंबर्स को पकड़ लेना चाहिए, उससे नीचे भी नहीं, हुँ। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये अब थोड़ी अच्छी बातें कर ली हैं, तो उसके साथ में वही वापस से आते हैं। तो इसके अगले एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं? सर इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कंटिंजेंसी फंड, जो इमरजेंसी फंड हमने बात करी थी वो अगले एपिसोड में डिस्कस जहाँ करेंगे। अभी हम सेविंग से ओवर सेविंग तक की बात कर रहे थे, वहीं हम कंटिजेंसी की बात कर रहे हैं कि कल को कोई ऐसी दिक्कत आती है, कोई ऐसी समस्या होती है, तो हमारे पास क्या फंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और उसको कैसे बनाया जाए, इस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू रचित सर, थैंक यू मेरे सर। साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया चीज़ें सिखाने के लिए। थैंक यू सर।